गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम हमारी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के कहानी सिल्वर वेडिंग का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक मशहूर पटकथा लेखक श्री मनोहर श्याम जोशी हैं। बच्चों, मनोहर श्याम जोशी इनका जन्म 1935 में कुमाऊं में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक थे। इन्होंने दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने कई दूरदर्शन के लिए और कई फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य किया। बच्चों, इन्हें 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। बच्चों, इनकी जो कहानी संग्रह हैं वो हैं कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरियाली, हरक्लूज की हैरानी। व्यंग संग्रह हैं जो आप नेताजी कहिन, हर देश को प्यारा, क्या कहना। साक्षात्कार लेख संग्रह बातों बातों में। संस्मरण संग्रह है लखनऊ मेरा लखनऊ। और इनके जो प्रसिद्ध इनकी लिखी हुई पटकथा लेखन के आधार पर जो इनके प्रसिद्ध धारावाहिक रहे हैं वो हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये बच्चों दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध ये धारावाहिक रहे हैं। इनके अलावा इन्होंने कुछ चुनिंदा फिल्मों की पटकथा लेखन का कार्य भी किया है, जिसमें हे राम, पापा कहते हैं, अप्पू राजा और भ्रष्टाचार। बच्चों, ये जो प्रस्तुत कहानी है, ये कहानी मनोहर श्याम जोशी की अन्य कहानियों से, अन्य रचनाओं से कुछ अलग दिखाई पड़ती है। आज का समाज जब नई पीढ़ी जन्म ले लेती है और अपने आप को सक्षम बना लेती है, आत्मनिर्भर बन जाती है, तो कहीं ना कहीं उस नई पीढ़ी की सोच और पुरानी पीढ़ी की सोच, उन दोनों में द्वंद्व रहता है। उन दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। इसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो हमारी नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी का समाज है वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और तरह तरह की उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है, और दूसरी ओर हमारे जो बेसिक मॉरल वैल्यूज़ हैं वो कहीं घटते चले जा रहे हैं। इस पाठ की, इस कहानी के जो दो बीज वाक्य हैं, दो जनरेटिंग जो वाक्य जिनके आधार पर पूरी कहानी लिखी गई है, दो हैं समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ हुआ। इनको हम तकिया कलाम भी कह सकते हैं इस कहानी के। समहाउ इम्प्रॉपर मीन्स आप कहीं ना कहीं अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये सही है या गलत है। समहाउ इम्प्रॉपर अनुचित है, लेकिन पता नहीं किस हद तक, मतलब आप अनिर्णय की स्थिति में हैं। इसी प्रकार जो हुआ होगा हुआ होगा, अर्थात हम उसको बिना किसी प्रतिवाद के स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। अंदर अंदर उनके मन में इस तरह चलता रहता है। वे इन स्थितियों का जिम्मेदार भी किसी व्यक्ति को नहीं ठहराते। वे खुद अनिर्णय की स्थिति में हैं। वो नहीं अपने आप को ये डिसाइड नहीं कर पाते स्वयं से कि वो आधुनिकता की ओर बढ़ें या फिर अपने जो मूल मानवीय मूल्य हैं, जो उनके नैतिक मूल्य हैं, जो उनके संस्कार हैं, उनके साथ वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बात करें इसके मुख्य पात्र हैं इनका यशोधर बाबू। जो यशोधर बाबू हैं ये पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। वे आधुनिकता व प्राचीनता में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते, कोऑर्डिनेशन स्थापित नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वे अपनी जो परंपरावादी सोच है उसके साथ चिपके रहते हैं, जबकि उनके बच्चे आधुनिकतावादी बन चुके हैं, नए विचारों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इस तरह वे अपने कार्यालय में और अपने घर में दोनों स्थान पर बेगाने से हो जाते हैं, पराये से हो जाते हैं। वे मंदिर जाते हैं अपने मन की शांति के लिए, रिश्तेदारी को निभाना चाहते हैं, परंतु अपना मकान खरीदना नहीं चाहते। वे अच्छे मकान में जाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपनी यथास्थिति को छोड़ने की इच्छा नहीं है। वे बच्चों की प्रगति से प्रसन्न तो हैं, किंतु उनके कुछ निर्णयों से असहमत भी हैं।
वे सिल्वर वेडिंग के आयोजन से बचना चाहते हैं। सिल्वर वेडिंग अर्थात उनकी शादी की वर्षगांठ के 25 साल होने पर, शादी को 25 साल होने पर जो समारोह मनाया जाता है, इस पार्ट में बेसिकली वही सिल्वर वेडिंग को हम इसमें दिया गया है। अब इस कहानी की मूल संवेदना क्या है? इस कहानी की मूल संवेदना है कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं उनको हमने हाशिए पर धकेल दिया है, उनको हमने ना मानने योग्य, नगण्य मान लिया है, त्याज्य मान लिया है। और जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतराल, उनकी सोच में क्या डिफरेंस आ रहा है, और मॉडर्न जो सोसाइटी है, मॉडर्न जो कल्चर है, उसका हमारी आज की सोसाइटी पर, आज के समाज पर जो प्रभाव है, वो इस पूरे इन तीनों चीज़ों को इस कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग से मनोहर श्याम जोशी जी ने प्रस्तुत किया है। अब बच्चों, इसका पाठ का सारांश देखें इसका हम, तो इस पाठ का सारांश है, इस पाठ के माध्यम से पीढ़ी का अंतराल, जनरेशन गैप को का मार्मिक चित्रण किया गया है, हृदय को छू लेने वाला चित्रण किया गया है। आधुनिकता के इस दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। अब यहाँ वर्ड एक परंपरागत मूल्य, अर्थात हमारे ट्रेडिशनल जो वैल्यूज हैं हमारी, उनको हर हाल में वो जीवित रखना चाहते हैं। वो अपनी रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं। घर में भी वो जिस प्रकार उनकी परंपराएं चली आ रही हैं उस प्रकार का वातावरण चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार का वातावरण उनको नहीं मिलता। उनका उसूल पर पसंद होना, अपने सिद्धांतवादी होना, अपने जो उसूल और नियम बना रखे उनके अनुसार चलना, दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सिरदर्द बन गया था। यशोधर बाबू को दिल्ली में अपने पांव जमाने में उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा ने मदद की थी, अतः वे उनके आदर्श बन गए हैं। दफ्तर में विवाह की 25वीं सालगिरह के दिन, अर्थात सिल्वर वेडिंग के दिन, दफ्तर के कर्मचारी मेनन और चड्ढा उनसे जलपान के लिए, छोटी छोटी पार्टी के लिए पैसे मांगते हैं, जो वे बड़े अनमने ढंग से देते हैं, क्योंकि उन्हें फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। बच्चों, इसी बात बच्चों इसको हम आगे देखने का प्रयास करें। इसके अंतर्गत इसका जो पाठ का सार है कि उनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा भूषण विज्ञापन कंपनी में काम करता है, दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है, और तीसरा स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के साथ अमेरिका जा चुका है। बेटी भी डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना जाती है, किंतु वह विवाह के लिए किसी भी वर्ग को पसंद नहीं करती। वह शादी के लिए ना नुकुर करती रहती है। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश है, किंतु उन्हें परंपरागत संस्कारों के कारण वे दुविधा में है, उलझन की अवस्था में, अनिर्णय की अवस्था में है। उनकी पत्नी ने स्वयं को बच्चों की सोच के साथ ढाल लिया है, अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। वो बच्चों की खुशी के साथ अपने आप को खुश रखने का प्रयास करती है। आधुनिक ना होते हुए भी बच्चों के जोर देने पर वे अधिक मॉडर्न बन गई हैं, जिसे इसमें उन्होंने मॉड कहा है। बच्चे घर पर सिल्वर वेडिंग की पार्टी रखते हैं, जो यशोधर बाबू के उसूलों के खिलाफ है, उनके नियमों के खिलाफ, उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है तथा सुबह दूध लेने जाते समय उसे ही पहनकर जाने को कहता है, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। बेटे का ज़रूरत से ज़्यादा तनख्वाह पाना, तनख्वाह की रकम स्वयं खर्च करना और उन्हें किसी भी बात पर सलाह ना मांगना, और दूध लाने का जिम्मा स्वयं न देकर उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाने की बात कहना जैसी बातें यशोधर बाबू को बुरी लगती हैं। वो ये मानते हैं कि उनके जब संस्कार किस प्रकार के थे कि वो अपने पिता को इस प्रकार, जब वो खुद स्वयं बच्चे थे, अपने पिता को खुद इस तरह से आदेश नहीं दिया करते थे, सलाह नहीं दिया करते थे। उनकी इच्छा है कि बच्चे उनको जो गाउन पहनकर दूध लाने की बात करते हैं, उनको घर के आवश्यक सामानों की सामग्री जो खरीदने का जिम्मा उनका है, वो उनकी इच्छा है कि बच्चे उन्हें इस कार्य के लिए मना करें और स्वयं ये कार्य करें। जीवन के इस मोड़ पर वे स्वयं को अपने सिद्धांतों के साथ अकेले पाते हैं, अपने आप को एक बिल्कुल तन्हाई की तरह पाते हैं। अब देखो बच्चों, कहानी का विकास कैसे होता है। पहला हमारा इसका छंद मान सकते हैं हम, पहला परिच्छेद यशोधर का ऑफिस। यशोधर के ऑफिस में यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो अपने कार्यालय में ठीक समय तक बैठते हैं, क्योंकि उनके यही उसूल हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी, उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा रहता हो, शाम को चलते समय वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत परिहास भी करते हैं, मजाक भी करते हैं। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक क्लर्क मिस्टर चड्ढा की धृष्टता को भी अनदेखा कर देते हैं
धृष्टता अर्थात जो वो बात करते समय जो हल्का फुल्का बदतमीजी करता है उसको भी वो नज़रअंदाज कर देते हैं। यही बातचीत से मालूम होता है कि आज ही के दिन 25 वर्ष पूर्व उनकी शादी हुई थी, अर्थात आज उनकी शादी की सिल्वर वेडिंग है। लेकिन वैसे जो ईश्वर बाबू है इस बात को, इस सिल्वर वेडिंग जैसी परंपरा को, इस समारोह को गोरे साहबों के चोंचले मानते हैं। फिर भी ऑफिस में कर्मचारियों के आग्रह पर वे 30 रुपये उन्हें पार्टी के लिए दे देते हैं, किंतु स्वयं इसमें शामिल नहीं होते। वे इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। बात भैया समहाउ इम्प्रॉपर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिर्णय की अवस्था है। बच्चों, इसी बीच उन्हें अपने पूर्व अधिकारी किसनदा की साथ जो उनके बिताए गए क्षण हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं वो उनको याद आती है और वो उनमें खो जाते हैं। वे सोचते हैं कि क्या ये अच्छा नहीं रहता कि जिस प्रकार उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किसनदा जो उनके आदर्श रहे, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो उनको भी स्वयं ईश्वर बाबू को भी शादी नहीं करनी चाहिए थी। किसनदा ने शादी ना करके, विवाह ना करके अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था, किंतु किसनदा का विवाह ना होने के कारण उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में, रिटायरमेंट के बाद के दिनों में उन्हें सरकारी आवास खाली करना पड़ा और उन्हें किसी भी साथी ने उन्हें शरण नहीं दी और उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा, जहां साल भर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने भी ये नहीं जानना चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी कैसे और किस कारण हुई। तो एक तरफ उनकी इच्छा है कि काश वो भी शादी नहीं करते कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अगर शादी नहीं करते तो जिस प्रकार उनकी मृत्यु हुई है, जिस प्रकार उनके जो आदर्श हैं किसनदा, उनका कोई चाहने वाला, उनका कोई केयर करने वाला, उनकी कोई परवाह करने वाला नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनको इम्प्रॉपर भी लगता है ये वाली बात। दूसरे का परिच्छेद है ऑफिस के बाद उनका दैनिक कार्यक्रम क्या है। ईश्वर बाबू बॉय सर्विस पद से तरक्की पाते हुए सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर और उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किसनदा हैं। वे अपने व्यवहार में किसनदा का अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। किसनदा के मार्गदर्शन से वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आज वो सेक्शन ऑफिसर हैं। वे किसनदा के समान ही सिद्धांतों के धनी हैं, उसूलों के धनी हैं, उसूलों को मानते हैं। ऑफिस के बाद वे रोजाना बिरला मंदिर जाते हैं, जहाँ वे बैठकर प्रवचन सुनते हैं और पहाड़गंज मार्केट जाकर के इस प्रकार इसके बाद वो जरूरी घर के जो आवश्यक सामग्री है, सब्जियां हैं, फल हैं, वो खरीदते हैं। इसी बीच वो लोगों से मिलजुल भी रहते हैं। उनका कार्यालय हालांकि 5 बजे ऑफ होता है, 5 बजे बंद होता है, इसके बावजूद भी वो 8 बजे घर पहुंचते हैं और वो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वो पैदल ही जाते हैं। उन्होंने अपने लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं की है। बच्चों, इसका तीसरा परिच्छेद देखें हम, उनका परिवार से क्या संबंध है। ईश्वर बाबू सिद्धांत के पक्के हैं और पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी से और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर उनका मतभेद रहता है। उनकी सोच में अंतर आ गया है, तो उनकी सोच और उनकी सोच में टकराहट रहती है। इसी कारण वे घर जल्दी लौटना नहीं चाहते। यही कारण वो अधिकांश समय मार्केट में या मंदिर में बिता देते हैं ऑफिस के बाद का। जैसे उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक बनना तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। उनकी पत्नी वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मॉड बन गई है, सो कॉल्ड मॉड मीन्स मॉडर्न। इधर उनकी पत्नी की भी शिकायत है कि जब वे संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति ने उनका पक्ष नहीं लिया, क्योंकि इस प्रकार के उनके संस्कार नहीं थे। यशोधर बाबू परंपरावादी हैं, ट्रेडिशनल हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं, मॉडर्न हैं, आज़ाद ख्यालों के हैं। उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में ही रहती है। इस बात का भी यशोधर बाबू को मलाल रहता है, दुख रहता है। बच्चों, इसका चौथा परिच्छेद है मंदिर में यशोधर बाबू की क्या मानसिक दशा है। उम्र बढ़ने के साथ साथ अपना मन हल्का करने के लिए वे मंदिर जाते हैं, शाम की आरती करते हैं, संध्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ते हैं, किंतु इनका मन इन चीज़ों में लगता नहीं है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर, आसक्ति मीन्स परिवार के प्रति आकर्षण, लोग इस दुनिया के प्रति अपना आकर्षण है, लोभ मोह त्याग कर परलोक के विषय में अर्थात मृत्यु के बाद वाला जो लोक है उसके विषय में उनको थोड़ा सोचना चाहिए। मंदिर में ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन की याद आती है, जिनकी तबीयत खराब है, और वो उनका समाचार, उनकी तबीयत को पूछना जाना चाहते हैं, लेकिन
उनका ऐसा करना उनके परिवार को पसंद नहीं है। उनका हालचाल पूछने वो अहमदाबाद जाना चाहते हैं, किंतु उनका परिवार इनके इस लगाव को उनकी मूर्खता मानता है। उनका परिवार मानता है कि यशोधर बाबू का उनके रिश्तेदारों के प्रति जो एक तरफा लगाव है वो एक तरह से उनकी मूर्खता ही है। बच्चों, इसका 5वां पार्ट है पत्नी से मतभेद। इसके बारे में हल्का फुल्का हमने पहले ही पढ़ लिया है कि उनकी पत्नी से उनका मतभेद है। पत्नी मौड़ बन गई है। उनकी पत्नी का बगैर बाहाँ का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। बात वही है, यहाँ भी उनकी अनिर्णय की अवस्था है। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। अब यहाँ दिक्कत है कि उनकी पत्नी मौड़ बन गई है, ये यशोधर बाबू को पसंद नहीं है। और यशोधर बाबू का जो उनका ट्रेडिशनल लुक है, ट्रेडिशनल जो सोच है, वो उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। उनका मत है कि उन्होंने स्वयं तो कुछ देखा नहीं है और वे गंवाई लोगों का सा ज्ञान रखते हैं। गंवार है उनकी पत्नी की निगाह में उनका जो व्यवहार है। बच्चों, आगे हैं कि उनकी क्या इच्छा है, अभिलाषा क्या है, वो जीवन से क्या चाहते हैं। उनकी अभिलाषा है कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग कहे। और वैसे बच्चों, हर बुजुर्ग की यही इच्छा रहती है कि बुजुर्ग अवस्था में आने पर जब वो बूढ़े अवस्था में आते हैं तो समाज वो सिर्फ सम्मान के और प्रेम के अधिकारी होते हैं। जिस प्रकार छोटा बच्चा प्रेम और सम्मान का छोटा बच्चा प्रेम का अधिकारी होता है, तो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो प्रेम और सम्मान दोनों का अधिकारी होता है, दोनों की इच्छा करता है। यदि उनके बच्चे उनका आदर करें और हर बात पर उनसे सलाह लें। यद्यपि वे ये भी नहीं चाहते कि बच्चे उनकी हर बात को वो पत्थर की लकीर मान लें, अर्थात जो उन्होंने कह दिया उसी को माने। लेकिन उन्हें यह भी उचित नहीं लगता कि बच्चे मनमानी करें और उनसे सलाह भी ना लें। वे चाहते हैं कि बच्चे उनसे घर के लिए आवश्यक सामानों की खरीदारी को मना करें और वो बच्चे खुद खरीदारी करें। बच्चे अपना वेतन लाकर उन्हें दें, किंतु उनकी इन इच्छाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। सम्मान की चाह है उन्हें, लेकिन सम्मान उनको उनके घर में ही प्राप्त नहीं हो रहा है। ऑफिस में भी वो बेगाने से हैं। बच्चों, घर पहुंचने पर उनकी उस सिल्वर वेडिंग के दिन घर पहुंचने पर क्या अवस्था होती है। हाथ में सब्जी का थैला लिए, क्योंकि वो पहाड़गंज से मार्केट सब्जी खरीद के लाए घर के लिए। तो यशोधर बाबू के घर पहुंच रहे पर उनकी दशा द्वारिका से लौटे सुदामा जैसी हो गई है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मिलकर सुदामा वापस अपनी कुटिया में पहुंचे थे, अपने घर पहुंचे थे, तो अपने भगवान श्री कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दे करके उन पर कृपा करके उनके घर की रूपरेखा बदल दी थी। तो जब वो पहुंचे तो उनका घर सिल्वर वेडिंग की वहाँ पे पार्टी आयोजित की जा रही थी। सजा समरा था, बाहर वाहनों की कतार थी। तो वो उनके मन में उलझन की अवस्था आ गई कि क्या वो अपने खुद के घर ही आए हैं कि यानी किसी और घर आ गए हैं। घर के बाहर नेम प्लेट देखी तो उनका ही नाम लिखा हुआ था, किंतु घर की हालत देखकर उन्हें लगा कि वे गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि इनके घर में शादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही थी और घर सजा समरा था, जिसकी उनको खबर तक नहीं थी कि घर में पार्टी रखी है। उनकी मैरिज है, खुद की वेडिंग एनिवर्सरी की 25th वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी है और इस बात की खबर यशोधर बाबू को नहीं थी। बच्चों ने उनसे इस बात की भी सलाह नहीं ली थी। इस बात का उनको मलाल होता है, दुख होता है। बच्चों, वहाँ जब देखते हैं वो जैसा कि फोटो में आपको दिख रहा है, लड़की जीन्स बगैर वहाँ का टॉप पहने हुए है, देखो ये वाली, और पत्नी ने होठों पर लाली और बालों में खिंचाव लगाया हुआ है। बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन यशोधर बाबू के निगाह में इस प्रकार उनका सो कॉल्ड मॉड बनना उनको पसंद नहीं है। यशोधर को यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता था। यशोधर बाबू क्या करते हैं, चुपचाप घर पहुंचते हैं तो बड़े बेटे उनसे उलाना देते हैं, उनको झिड़की सी लगाते हैं। यशोधर बाबू ने शर्मीली से हंसी हंसते हुए पूछते हैं कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी, हमारे ये संस्कार कब से होने लगे। तो यशोधर के दूर के भांजे ने कहा, जब से तुम्हारा बेटा 1,500 महीने की नौकरी करने लगा है, कमाने लगा है, तब से ये पार्टी आयोजित की जाने लगी है। बच्चों, हम देखते हैं आगे वो घर जब पहुंचते हैं परिवार से उनका किस प्रकार वार्तालाप होता है। जब वो चुपके से घर पहुंच जाते हैं, यशोधर बाबू देखकर उनके बड़े बेटे उनको झिड़की से लगाते हैं। वो कहते हैं, अपनी शादी के सालगिरह के दिन भी आप 8 बजे घर पहुंचे हैं, क्या आपने हद कर दी, क्या आपको ठीक लगता है ये? अब बताओ, यहाँ इसमें आप देखा जाए जब उनको पता ही नहीं है तो उनका कहाँ दोष है। बच्चों के अनुरोध करने पर आखिरकार वे शादी की सालगिरह मनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें यह सब समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यह अभी अनिर्णय की अवस्था है।
वे केक काटने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो केक में अंडा होने की बात कहकर केक नहीं खाते, क्योंकि उनके परंपरागत संस्कार हैं कि केक में तो अंडा है, मैं अंडे का सेवन नहीं करता हूँ, इसलिए मैं केक नहीं खाऊंगा। बच्चों, उनकी शाम कैसे गुजरती है उस दिन? जब वो पार्टी चल रही होती है तो वो अपने पूजा घर में प्रवेश कर जाते हैं और पूजा घर में वो अधिक देर लगाते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, तभी वे वहाँ पर पहुँचें। आज पूजा में उन्हें किशनदा दिखाई देते हैं, किशनदा की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन ध्यान की अवस्था में जब वो पूजा में बैठे हैं उन्हें किशनदा की याद आती है, तो किशनदा उनके सामने अपने मन में प्रकट होते हैं। वे पूछते हैं किशनदा से कि वो यशोधर बाबू किशनदा से पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए किशनदा जी? किशनदा ने बताया, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, अर्थात जो हुआ होगा मतलब हमें बिना किसी प्रतिवाद के जब हम स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं तो बोलते हैं कि मैंने भी यही किया और सभी लोग इसी बात को मान लें, जो उनके जीवन में हो रहा है मेरी किस्मत में है, इसी बात से मर जाते हैं। शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं, अर्थात जब बच्चा पैदा होता है तब भी अकेला होता है, जब वो अपनी किस्मत लेके आता है, और जब वो अंत में मरता है तो अपने जो अपने कर्म है वो लेके जाता है। बच्चों, अब लास्ट में है इसका, आज ये लास्ट का इसका परिच्छेद है, आयोजन का समापन कैसे होता है। पत्नी से रिश्तेदारों के जाने की बात पता चल जाने के बाद यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आते हैं, तो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगता। बेटी की आक्रोश गुस्से को सुनकर यशोधर भी उसकी जीन्स पहनने पर व्यंग कसते हैं कि भाई आपको मेरा गमछा पसंद नहीं है, मुझे आपका जीन्स पहनना पसंद नहीं है। जब उनसे उनको मिले प्रेजेंट या उपहार खोलने के लिए कहा जाता है, जो उनको सिल्वर वेडिंग समारोह के दौरान जो उनके मेहमान देके गए थे, तो वो कह देते हैं तुम खोलो, तुम इस्तेमाल करो, समहाउ आई डोंट लाइक दिस। भूषण उनको खोलकर कहता है, यह ऊनी ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा हुआ पुल ओवर पहन कर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। बेटा, तो आप आगे से इस ऊनी गाउन को पहन के जाइएगा सुबह सुबह दूध लेने के लिए। बेटी उनके लिए कुर्ता पजामा गिफ्ट लाई थी, वो उसको उठाकर ले आई और बोलती आप इसे पहन लें, इसके ऊपर ऊनी गाउन पहन लें। अपने बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की दूध लेने की बात चुभी या नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये मन में है कि बच्चे उनसे दूध लेने की वाली बात को अगर इस तरह कह देते कि आप गाउन पहन कर घर में बैठिए, दूध हम ले आया करेंगे, तो शायद उन्हें और भी अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने अल्टीमेटली अंततः उन्होंने गाउन पहन लिया है और अब वो गाउन पहनकर किशनदा की तरह लगने लगे हैं और उनकी आंखें किशनदा की यादों में नम हो गई हैं। तो बच्चों, ये पूरी जो कहानी है ये कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपनी ही सोच में उलझा हुआ है, अपनी परंपरा, अपने संस्कारों के को आधार बनाकर अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन उनके जो परिवार में आधुनिकतावादी सोच के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप होने के कारण, पीढ़ी का अंतराल होने के कारण दोनों की सोच में सामंजस्य नहीं है। इस प्रकार ये कहानी मनोहर श्याम जोशी जी ने मार्मिक ढंग से व्यक्त की है। बच्चों, इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से मैंने पेश किया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इस कहानी को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।